हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग बात कर रहे थे नए साझेदार का प्रवेश की बात कर रहे थे और पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार बनाया जाएगा और आप लोग का साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार बनाया जाएगा, और सारी बातें हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था, बाकायदा नए साझेदार की पूंजी आपको निकाल के दिया होती थी, है ना, और पुराने साझेदारों की पूंजी आप गणना कर लेते थे। लेकिन अब आपको क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखने वाले हैं पूंजी का समायोजन। क्या सीखेंगे? पूंजी का समायोजन। देखिए, पूंजी का समायोजन का मतलब क्या है। पूंजी का समायोजन में ऐसा होता है कि पूंजी का आप समायोजन किस प्रकार करेंगे, मतलब अभी क्या होगा, जैसे कि आप अभी तक के में क्या पढ़ते आए हो कि ए और बी उनका चिट्ठा दिया रहता था और ए और बी का पूंजी दिया रहता था। नया साझेदार सी आता था, उसका ही पूंजी दिया रहता था, मतलब सभी का पूंजी आपस में जनरली क्या रहता था, दिया रहता था। बट पूंजी के समायोजन में क्या होगा, कभी कभी साझेदारों का पूंजी नहीं देगा, साझेदारों का पूंजी नहीं देगा, मतलब नए साझेदार का पूंजी मान लो नहीं दिया। तो अगर मान लो क्वेश्चन में नए साझेदार का पूंजी नहीं दिया है तो आपको पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार का क्या निकालना पड़ेगा, पूंजी निकालना पड़ेगा नए अनुपात में। ऐसा करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पुराने साझेदारों का पूंजी दिया रहेगा, सॉरी नए साझेदार का पूंजी आपको बाकायदा क्या रहेगा, दिया रहेगा, और क्वेश्चन में बोलेगा कि नए के आधार पर आप पुराने साझेदारों का पूंजी क्या करिए, नई पूंजी निकालिए नए अनुपात में। इसको कहते हैं पूंजी का समायोजन। तो अब आपके चेहरे में थोड़ा सा टेंशन आ गया कि सर हम कैसे करेंगे, तो टेंशन का है, टेंशन ले रहे हो भाई, हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताएंगे कैसे लेंगे। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल है। जब कभी भी याद रखना, सबसे पहला कंडीशन है जब पुराने साझेदारों के, जब पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर, जब पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर नए साझेदार के पूंजी की गणना की जाए। ठीक, मतलब पुराने के आधार पर किसकी पूंजी की गणना करेंगे अपन लोग, नए साझेदार की पूंजी की गणना करेंगे। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना पूरे फर्म का नया अनुपात चाहिए आपको, तो पूरे फर्म का नया अनुपात निकाल लेना। और नया अनुपात आपको निकालना तो क्या होता है, आता है। अगर हम पूरे फर्म का नया अनुपात निकाल लें, तीनों साझेदारों का नया अनुपात निकाल लें और पूरे फर्म की पूंजी निकाल लें, पूरे फर्म की पूंजी, और उस पूंजी को नए अनुपात में बांट दे, तो प्रत्येक साझेदार की पूंजी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, निकल आएगी। तो बच्चों उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, पूरे फर्म की पूंजी चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा, पूरे फर्म की पूंजी चाहिए रहेगा। तो कैसे निकालोगे पूरे फर्म की पूंजी, तो पूरे फर्म की पूंजी निकालना है तो क्या करना, आपके पास देखिए नए साझेदार की पूंजी तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, पुराने की तो अवेलेबल है ना। तो क्या करना, पुराने साझेदारों की पूंजी, पुराने साझेदारों की पूंजी, पुराने साझेदारों की पूंजी मतलब पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। कैसी पूंजी, समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी का मतलब मेरा क्या कहने से है, याद करो पूंजी खाता आप लोग नहीं बनाते थे, समाकलन साइड में आप लोग एंट्री करते थे पूंजी का, फिर रोकड़ का, फिर प्रीमियम का, फिर पुनर्मूल्यांकन में लाभ का, सामान्य संचय का समाकलन साइड में एंट्री करते थे, विकलन में कुछ कुछ हानि वानी की एंट्री करते थे, घटाते थे। जो पूंजी आता था, शेष ले गया लिखते थे, वो तुम्हारा क्या आता था, समायोजित पूंजी। तो वही समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की जितनी समायोजित पूंजी है उसकी टोटल कर लेना और बटे कर देना पुराने साझेदारों का भाग, पुराने साझेदारों का भाग, जो भाग होगा पुराने साझेदारों का। कैसे निकालेंगे सर भाग, बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो आपको नए के आधार पे निकालना है तो कैसे करोगे, नए का, जैसे मान लो नया साझेदार आया 1/4 भाग के लिए, 1/4 भाग के लिए नया साझेदार आया, तो बताओ पुराने साझेदार का भाग कितना, 3/4 सिखाए थे, कितना, 3/4, तो पुराने साझेदारों का भाग 3 हो जाएगा। अगर नया साझेदार 1/5 के लिए आया है तो पुराने का भाग कितना, 4/5। इसी को कहते हैं पुराने के आधार, नए के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी पुराने पूंजी, सॉरी क्या बोले हमने, पुराने के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की क्या करना, अपने को गणना करनी है। ठीक, तुम्हारा बड़ा सिंपल है। पूरे फर्म की पूंजी अगर निकालनी होगी तो फॉर्मूला प्रयोग करोगे, पुराने साझेदारों का समायोजित पूंजी ले लेना, बटे कर देना सब पुराने साझेदारों का भाग, पूरे फर्म की पूंजी आ जाएगी और फिर इसको नए अनुपात में क्या कर देना, बांट देना। आ गया सब साझेदारों का अलग अलग पूंजी, नए का भी आ गया और पुराने का भी आ गया। समझ आया। वैसे ही अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, जब नए साझेदार के, अब क्वेश्चन में नए साझेदार का पूंजी दिया हुआ है, नए साझेदार के पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों के पूंजी की गणना की जाए। जब नए के आधार पर किसकी गणना करेंगे, पुराने की, नए के आधार पर, तब कैसे करोगे, तो फर्म की पूंजी लिखना। इस बार आपको नए साझेदार का पूंजी दिया रहेगा ना, तो क्या लिखना, नए साझेदार का पूंजी, नए साझेदार का पूंजी
नए साझेदार का जितना पूंजी दिया रहेगा उसको क्या कर लेने का, लिख लेने का, बटे कर देना नए साझेदार का भाग, नए साझेदार का भाग, जो नए साझेदार का भाग होगा फर्म में उसको लिख देना, फर्म की पूंजी आ जाएगी, फिर उसको आपस में बांट देना, आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस फॉर्मूले के प्रयोग पे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर हमको पता कैसे चलेगा कि नए के आधार पे निकालना है कि पुराने के आधार पे निकालना है? तो सिंपल सी बात है यार, अगर क्वेश्चन में नए साझेदार की पूंजी दिया है, समझ जाना नए के आधार पे पुराने का निकालना है, और अगर पुराने का मतलब नए का नहीं दिया है, समझ जाना पुराने के आधार पे निकालना है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। डन, प्लीज नोट करिए। ओके देखिए, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या लिखा है। कहता है कि अरविंद और अविनाश एक फर्म में क्या है, साझेदार है, अरविंद और अविनाश। और कैसे साझेदार है? 2:1 के साझेदार हैं। 2:1 के क्या है, दोनों के दोनों साझेदार हैं। कहता है कि चिट्ठा इस प्रकार है, तो उनके व्यापार का चिट्ठा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। क्या कहता है भाई? और डेट दिया चिट्ठे में 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। तो उनके चिट्ठे में निम्नवत चीजें थी। क्या क्या था देख लो। जैसा कि आपको पता है, ये दायित्व पक्ष है और ये संपत्ति पक्ष है और ये राशि है, ये राशि है। ठीक है, देखिए तो दायित्व पक्ष में क्या क्या दिया? पहले तो लेनदार दिया है। क्या दिया है? लेनदार। लेनदार जो दिया है 1200 रुपये का दिया है। इसके बाद आपको दिया है पूंजी खाते। तो पूंजी आपको दिया है दोनों साझेदार का, अरविंद का और अविनाश का। ठीक है, अविनाश का पहले वाले का 6000 और दूसरे वाले का 3000, कुल मिला के 9000 इनका पूंजी दिया हुआ है। फिर संपत्ति की बात करें तो इनके व्यापार में रोकड़ है। रोकड़ जो है वो तकरीबन 1900 रुपये का रोकड़ है। देन फिर इनके व्यापार में देनदार है। देनदार जो है वो 3000 रुपये के हैं। और उसमें लिखा है संचिति। संचिति मतलब संचय। इसका मतलब जब भी देनदार में कोई संचय घटे, समझ जाना ये डूबत ऋण संचय है। कैसा संचय है? डूबत ऋण संचय है। मतलब पैसा डूबने की जो संभावना है वो 1200 रुपये पैसा डूबने की संभावना है। ठीक है। स्कंध जो है व्यापार में वो है कुछ आपका 4500 रुपये का है। एंड देन फिर आपका यंत्र जो है 2000 का है। यंत्र जो दिया है कितने का दिया है? 2000 का। ये क्वेश्चन में आपको अवेलेबल है चिट्ठे में। ठीक है। अलग से इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है? वे इस तिथि को अमरनाथ को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। उन्होंने अमरनाथ को क्या किया? अमर को 1/4 भाग के लिए फर्म में क्या किया? प्रवेश दिया। बोल रहा है कि अमरनाथ 1500 रुपये ख्याति के लाएगा और फर्म में अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाएगा। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी के रूप में रहेगी। मतलब अमरनाथ अपने साथ प्रीमियम का कितना लेकर आएगा? 1500 रुपये लाएगा, जो कि फर्म में अतिरिक्त पूंजी के रूप में रहेगी। मतलब फर्म में ही लगे रहेगा, वो साझेदार आहरण नहीं करेंगे। आगे कहता है देनदार पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय को 300 रुपये तक घटा दिया जाए। क्या बोल रहे हैं? कि देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय को, संदिग्ध ऋण संचय को 300 रुपये तक घटा दिया जाए। ऐसा कहता है, घटा दिया जाए। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एंड देन फिर हम लोग को नंबर 3 कहता है, आगे लिखा हुआ है स्कंद 6000 पर पुनर्मूल्यांकित किया जाए। यानी स्कंद का जो नया मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। एंड देन फिर कहता है यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया जाए। मतलब यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया जाए। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके। और आगे लिखा है अमरनाथ अपने हिस्से की आवश्यक पूंजी लाएगा। यानी कि अमरनाथ का पूंजी नहीं दिया बॉस। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ, साझेदारों का पूंजी खाता बनाओ और नए फर्म का क्या बनाओ? चिट्ठा बनाओ। ठीक है। क्वेश्चन में देख लो अमरनाथ का पूंजी नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पुराने के आधार पर नए का निकालना है। पुराने के आधार पर नए का निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यार जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग पहले पूंजी की गणना कर लें। पूंजी गणना तो कर नहीं सकते अभी, फिलहाल हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पहले आप पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता बना लीजिए। ठीक है, चलो पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, उसका प्रारूप बना लेंगे इस तरह से। ये बन जाएगा प्रारूप पुनर्मूल्यांकन खाते का। ठीक है। अच्छी खबर और बुरी खबर विकलन में। ठीक है, विवरण और राशि, विवरण और राशि। ऑलराइट। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। चलिए देखिए, अब समझो। यहाँ पर सबसे पहला ध्यान देंगे आप सभी। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है कि देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय को 300 रुपये तक घटा दिया जाए। तक वाला मतलब नया वैल्यू है। क्या है इसका मतलब? ये बोल रहा है कि देनदारों को संदिग्ध ऋण संचय को 300 रुपये तक घटा दिया जाए। मतलब पहले कितना डूब रहा था, अब कितना डूबेगा? 300 रुपया। कितने का फायदा?
900 भाई बोल रहा है कि संदिग्ध संचय को से घटा दिया जाए, नहीं बोल रहा तक घटा दिया जाए। इंग्लिश में देखे क्या लिखा है भाई, रिड्यूस, हाँ थोड़ा हिंदी गलत छपा भाई, ये 300 रुपये तक ये गलत छपा। इंग्लिश में देखो बाय लिखा है, रिड्यूस बाय, मतलब ये तक नहीं से है, से घटा दिया जाए। समझ में आया? तक मतलब नया मूल्य होता है। क्या बोल रहा है कि संदिग्ध संचय को 300 रुपये से घटा दिया जाए। तो बोलो पहले पैसा डूबने की संभावना 1200 रुपये थी, अब पैसा डूबने की संभावना 300 रुपये से कम कर दिया जाए। अच्छी बात बुरी बात? कितने रुपए की अच्छी बात? नहीं, 300 रुपये की। 300 रुपये से कम कर दो बोल रहा है ना, यानी फायदा कितने का हो रहा है? 300। मतलब पहले पैसा डूबने की संभावना थी 1200, उसको बोल रहा है 300 से घटा दो, नया कितना डूबेगा? 900। तो फायदा कितने का हुआ? 300 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? तो लिखो समाकलन में संदिग्ध संचय खाता को, क्या लिखना? संदिग्ध संचय खाता को लिख देना। कितना रुपया? 300 रुपया। समझ आया लोगों को? से बोला है ना, से। तक बोलता मतलब नया मूल्य है, तक बोलता तो फिर 900 घटाते, 900 फायदा होता आपको। ठीक है, देखते आगे। स्कंद 6000, तो स्कंद का नया मूल्य दिया है ना, कंपेयर करो। पहले स्कंद कितने का था, आज कितने का है? किस साइड एंट्री होगी? तो लिखो स्कंद खाता को कितना रुपया? कितना रुपया? 1500 रुपया, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें इसके बाद नेक्स्ट, यंत्र 1700 तक घटा दिया जाए। यंत्र 1700 तक घटा दिया जाए। देखो गलत सलत दिया भाई, यंत्र कितने का था? देखो बोल रहा 1700 तक घटा दिया जाए। तक मतलब नया मूल्य है, तक मतलब नया मूल्य। पहले यंत्र कितने का था, आज कितने का है? घाटा की फायदा कितने का? किधर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यंत्र खाते से, यंत्र खाते से कितना रुपया? 300 रुपये लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 300 रुपये। अब देखो जोड़ो कितना है, आंसर कितना आ रहा है? देखो 18 में 3 जगह 1500 और आंसर इसमें 2100 दिया है। गलत छपा है भाई क्वेश्चन। 900 एक बार लेके देखें। 900 अगर मैं लेता हूँ तो 2400, हाँ ये जो है ना हिंदी में ठीक छपा है, इंग्लिश में गलत छपा है भाई। इसको सुनो, यही तो बात है ना यार। तक ही रखो इसको, क्या रखो? तक, तक रखो। हिंदी में ठीक छपा है, इंग्लिश में इसमें क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत छपे, इसी के लिए बोलते हैं एग्जाम्पल से बनाया करो। ठीक है, देखो इंग्लिश में अलग छपा है, हिंदी में अलग छपा है, देख लो। सुनो, देनदारों पर संदिग्ध संचय को 300 रुपये तक घटा दिया जाए। तक मतलब नया मूल्य है, कंपेयर करोगे। पहले पैसा डूबने की संभावना कितनी थी, आज कितने डूबने की संभावना है? 300। कितना का फायदा हुआ? 900। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? पहला पैसा डूबने वाला था 1200, अब डूबेगा 300। अच्छी बात है बुरी बात है? भाई पहले डूबने वाला था 1200, अब 300 डूबेगा ना, तो फायदा हुआ ना कितने का? 900 का। तो फायदा को यहाँ लिखना 900 रुपये का। समझ में आ गया? बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो बस अब चलो जोड़ो घटाओ। तो आप जोड़ोगे घटाओगे कितना आएगा? देखो इधर का जोड़ो कितना आया? 2400। 2400 में 300 घटाओ कितना आएगा? 2100। ये आ गया तुम्हारा अधिक के लाभ। क्या आ गया? अधिक के लाभ। ठीक है, बुक का आंसर आ गया। क्या क्या नाम है भाई? अरविंद है और अविनाश है। ठीक है, हाँ कितना बराबर के साझेदार है? 2:1 के हैं। बांटो 2:1 में, कितना आएगा बताओ? 1400 700, 1400 और 700 रुपये बांट देना। समझ में आ गया? तो बच्चे लोग ये क्या बन गया हमारा? पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, इसके पश्चात क्या बनाएंगे? साझेदारों का। तो जैसे कि आपको पता है साझेदारों का क्या बनाना? पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता बनाना, पूंजी खाता बना लेना। ठीक है, चलिए बनाते साझेदारों का पूंजी खाता। समझो तो कितने साझेदार हैं यहाँ पे? 1 2 3, 1 2 और 3 साझेदार है। ठीक है, इस तरह से। ओके, चलो देखो ये विवरण। यहाँ पे अरविंद, अविनाश, अमरनाथ, अरविंद, अविनाश और अमरनाथ। ठीक है, चलो बताओ शेष पूंजी का शुरुआत कहाँ से की जाती है? समाकलन लिखो, शेष लाया गया। क्या लिखना? शेष। कितना कितना शेष लाया गया? 6000 और 3000। इसके पश्चात याद करो क्या लिखते हैं समाकलन में? रोकड़ खाता को क्या लिखते हैं? रोकड़ खाता को। नया साझेदार जो पूंजी लाता है उसकी एंट्री करते हैं कि नहीं? तो नया साझेदार पूंजी कितना लाया? देखो यार सर वो तो नहीं दिया है, नया साझेदार की पूंजी दिया है क्या कहीं पे? तो फिर उसको छोड़ दो, वही तो निकालना है अभी हम लोगों को। उसको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए, वहाँ पे छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर याद करो समाकलन में किसकी एंट्री करते थे? कितना प्रीमियम लाया था ये? तो 1500 किसको मिलेगा? कौन से अनुपात में? हाँ त्याग अनुपात में। तो 2:1 कितना मिलेगा? 1000 और 500 रुपये मिल जाएगा। ठीक, फिर आपको सिखाया गया था कि आपने इतना बड़ा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, लाभ की हानि। तो लाभ आया तो समाकलन में कि विकलन में? क्या लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन
पुनर्मूल्यांकन खाता को कितना रुपया, 1400 और कितना 700 रुपया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। फिर आपको सिखाया गया था कि चिट्ठा देखने का है। क्या देखने का है, चिट्ठा देखो। उसमें चिट्ठे के दायित्व पक्ष में कोई सामान्य संचय दिख रहा है, होता तो बांट देते। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देखो कोई ख्याति दिख रहा है क्या, होता तो निकाल लेते, विकलन में कर देते, या कोई हानि होता तो। हाँ जी सर, इसमें चलते प्रीमियम को कहे सर अतिरिक्त पूंजी में रहे तो कटे नहीं, पूंजी में वही अतिरिक्त पूंजी के रूप में ही तो है, व्यापारी में तो लगा हुआ है। यस सर, तो उसको बांटे सर। तो भाई प्रीमियम तो बांटेंगे ना, वो हिस्सा नहीं देगा क्या, प्रीमियम हमेशा बांटते ही हम लोग, भूल गए क्या। प्रीमियम शुरुआत में अतिरिक्त पूंजी। हाँ, तो अतिरिक्त पूंजी मतलब तो है तो व्यापार मतलब निकालेंगे नहीं, पुराने साझेदार निकालेंगे नहीं। अतिरिक्त पूंजी के रूप में रहेगा लिखने का मतलब है कि पुराने साझेदार उसको निकालेंगे नहीं, व्यापार में ही रहेगा। अब तो भाई तो पुराने साझेदार के भाई पूंजी तो लगाई है ना, लगा तो पूंजी छे ना अरविंद और अविनाश का, कोई दिक्कत। ओके, समझ में आ गया नहीं आया, ठीक है, ये हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को। ओके, ये होता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ गया हमारा काम खत्म, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया अपना काम खत्म यहाँ तक। अच्छा, और कुछ तो है नहीं, तो बस समाकलन जोड़ो, विकलन क्या करोगे, घटाओगे। चलो समाकलन जोड़ते, विकलन घटाते हैं। जोड़ो घटाओ, कितना आ रहा है, शेष ले गया। अरविंद का आया 8400, शेष ले गया अभी। हाँ चलो इतना लिखो। फिर उसके बाद अविनाश का बोलो बोलो बोलो, 4200। अमर का भी पता नहीं हम लोगों को, तो अमर का ही हमको क्या करना है, निकालना है। तो निकाले अमर का। तो देखो पहले इनको जोड़ो, कितना था 8400, ये आया था कितना 4200, बराबर कर दो 8400 और 4200। अब हमको अमर के पूंजी की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, अमर के पूंजी की। कैसे करोगे, देखो बड़ा सिंपल सा कहानी है। पहले तो आपको जैसे कि मैंने बताया था पूरे फर्म की पूंजी की गणना करनी पड़ेगी। क्या चाहिए आपको, पूरे फर्म की पूंजी। तो फर्म की पूंजी का फॉर्मूला क्या लिखाया था, बताओ। यहाँ पे नए का दिया है कि पुराने का दिया है क्वेश्चन में, नए का साझेदार का तो पूंजी दिया नहीं है, तो यानी कि पुराने के आधार पे नए का निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था बताओ, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी बटे हाँ पुराने साझेदारों का भाग, पुराने साझेदारों का भाग है ना कि नहीं। तो बोलो पुराने साझेदारों की पूंजी कितनी है, इसकी 8400 और ये जनाब की कितनी है 4200 है कि नहीं। समायोजित पूंजी ना, ये वाली पूंजी मत ले लेना। समायोजित पूंजी मतलब नई पूंजी। कौन सी पूंजी, नई पूंजी। और बटे करना पुराने साझेदारों का भाग। तो बताओ पुराने साझेदारों का भाग कितना है, थप्पड़ लगाएंगे आप लोगों को। पुराने साझेदारों का टोटल भाग कितना है, नए साझेदार का भाग कितना है 1/4। तो फिर बचा भाग किसका, पुराने साझेदारों का नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे 3/4। नहीं आया समझ में, आ गया नहीं आया समझ में। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। देखो 8400 प्लस 4200 कितना आएगा बोलो, 12600। तो 12600 बटे कितना है 3/4। रूल है मैथ्स का कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा। तो 12600 इंटू 4/3। चलो सॉल्व करो, कितना आ रहा पूरे फर्म की पूंजी देखो। काटो, बताओ ना, मेरे को आप मेरे को बोलोगे काटो करके। 50,400 गलत निकाल रहे हो, नहीं गुणा नहीं, भाग करो ना। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 4200 आ गया। 16,800। पूरे फर्म की पूंजी कितनी आई, समझ आया। पूरे फर्म की पूंजी आई कितना 16,000। हमको किसकी पूंजी चाहिए भैया, नए साझेदार की। तो अपन लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ अमर की पूंजी। किसकी लिखेंगे, अमर की पूंजी। तो अमर की पूंजी कितनी कहलाएगी बताइए। तो पूरे फर्म की पूंजी है 16,800, उसमें अमर का भाग कितना है। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, नहीं आया समझ में, निकालो कितना आएगा 4200 रुपये। इसके आगे कंटिन्यू कर लेना ना यहाँ पे, ठीक है। 4200 आ गया अमर की पूंजी। तो जो अमर की पूंजी हमको नहीं पता थी निकल आई कि नहीं निकल आई, कितना रुपये निकला 4200 रुपये। समझ आया कि नहीं आया बोलो, आ गया 4200। और यहाँ भी कितना लिख देंगे 4200 और खाता क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नहीं आया समझ में, बोलो क्या किया मैंने जैसे बनाते वैसे ही बनाया। बस मुझे नए साझेदार की पूंजी निकालनी थी, मैंने क्या किया पूरे फर्म की पूंजी निकाल ली। कैसे निकाल ली भाई, पुराने के आधार पे नए का। तो पुराने साझेदारों का कुल पूंजी निकाल लिया, बटे कर दिया पुराने साझेदारों का भाग कर दिया। तो पुराने साझेदारों की पूंजी कितना, नया वाला
8,400 और 4,200 दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया, इतना आया। पुराने साझेदारों का भाग कितना, 3/4। सॉल्व किए, फर्म की पूंजी कितनी आई, 16,800। पूरे फर्म की पूंजी आई 16,800, तो उसमें इसका भाग कितना, 1/4 भाग कितना आया, 4,200 आया। तो देख लो भाई 4,200 रुपये अमर को देंगे कितना, 4,200 लिख दिए, कहानी खत्म। समझ आया कि नहीं आया। अब नई फर्म का चिट्ठा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, चलिए यहाँ तक नोट करिए फिर बनाते हैं। अब देखो बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको बनाना है नई फर्म का चिट्ठा। तो जब आप नई फर्म का चिट्ठा बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पुराने को ही क्या करना है, एडजस्ट करना है। पुराने को ही क्या करना है, एडजस्ट कर देना है, ठीक है। पुराने को ही क्या कर देना है, एडजस्ट। नीचे वाला कर देंगे, हाँ कर दो, हाँ कर दो। तो पुराने साझेदार को क्या, मतलब पुराने को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। देखो तो सुनो, सबसे पहले नई फर्म का चिट्ठा क्या लिखेंगे, नई फर्म का चिट्ठा, नई फर्म का चिट्ठा, ठीक है। सब वही रहेगा, डेट भर बदल जाएगा, जहाँ 1 मार्च था वहाँ 1 अप्रैल 2008 लिखा जाएगा। पुराने को एडजस्ट करो। देखो पहले लेनदार कितने के थे, क्या लेनदार में कोई छेड़छाड़ हुआ था, देखो समायोजन में नहीं हुआ था सर, तो लेनदार जस के तस रहेंगे। अब बारी आती पूंजी की, इसकी तो पूंजी तो भैया पूरा बदल गया। पूंजी क्या हो गई, तो पहले अरविंद अविनाश की थी, अब अमरनाथ की भी पूंजी हो गई, है कि नहीं। तो अरविंद का कितना पूंजी आया, नया वाला, तो नया वाला लिखो। अविनाश का नया पूंजी कितना, 4,200, और इसका कितना, 4,200। इस प्रकार कुल मिला के कितना हुआ, 16,800। देखो जो आपने निकाला था वही आ गया, 16,800, है कि नहीं। ओके, फिर बच्चों अगला क्या, देखो रोकड़। क्या रोकड़ में कोई चेंजेस हुआ था, हाँ सर हुआ था, क्योंकि जब वो आया तो अपने साथ प्रीमियम लेकर आया और पूंजी लेकर आया। तो अब नया रोकड़ कितना हो जाएगा, वर्किंग नोट में लिखना रोकड़। देखो रोकड़ पहले कितना था, 1,900 था, तो व्यापार में रोकड़ देखो पूंजी के रूप में रोकड़ आया है, कितने रुपए रोकड़ आया है, 4,200 रुपया आया ना रोकड़, देखो 4,200 रुपये। और प्रीमियम के रूप में कितना रोकड़ आया था, 1,500 रुपया, 1,500 रुपये प्रीमियम के रूप में रोकड़ आया था, 1,500 रुपया। तो जोड़िए इसको, कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7,000 वो हो गया अलग, नहीं 4 6,000 अलग हो गया, 9 2 11, 11 5 1600, 7,600। कितना आ गया रोकड़, 7,600 आ गया भैया। कितना आ गया नया रोकड़, 7,600, ठीक है। अब देनदार देखो 3,000 था, देनदार में क्या कोई चेंजेस हुआ था, हाँ सर हुआ था। क्या बोला था कि देनदार जो पहले 1,200 डूबने वाला था, अब कितना डूबेगा, 300 डूबेगा। तो 1,200 को काट के कितना घटाओगे, यहाँ पे 300 घटाओगे, तक मतलब नया मूल्य जो चिट्ठे में लिखाएगा। तक मतलब नया मूल्य, मतलब जो तक मतलब नया मूल्य जो चिट्ठे में लिखाएगा। कितना तक लिखा है, तो तक है भैया, चिट्ठे में कितना लिखोगे, 300। जो 1,200 डूबने वाला था कितना डूबेगा, 300। तो अब देनदार कितने के हो गए, 2,700। डन। स्कंद, क्या स्कंद में कोई छेड़छाड़ हुआ, हाँ सर हुआ। स्कंद का नया मूल्य कितना, 6,000। तो स्कंद जो 4,500 का था बदल कर कितने का हो गया, 6,000 का। यंत्र में कोई छेड़छाड़, हाँ सर, यंत्र जो पहले कितने का था, अब 1,700। तक है कि बदला हुआ है, तक मतलब नया मूल्य, सीधा लिख दो। तो कितना लिख दोगे, 2,000 को काट के। अब बेटा चिट्ठे का योग कर लेना, चिट्ठा गारंटीड क्या आएगा, बराबर ही आएगा। कैसा लगा, पुराने चिट्ठे को हम बदल दिए, है ना। तो आज ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसा लगा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स होमवर्क रहेगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अमाउंट को डबल कर लेना, अमाउंट को, और बना के लाना, होमवर्क रहेगा। जितने भी अमाउंट है सबको डबल कर लेना। ओके, थैंक यू।